Bismillahirrahmanirrahim. Second year biology, chapter number 15. The topic is excretion in human. जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि एक्सक्रीशन किसे कहते हैं. द रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट स्पेशली नाइट्रोजनस वेस्ट आउट ऑफ द बॉडी इज़ नोन एज एक्सक्रीशन. बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करना उसको हम एक्सक्रीशन कहते हैं. तो आज हम ह्यूमन के केस में एक्सक्रीशन को डिस्कस करेंगे. सबसे पहले डेफिनेशन है मेटाबॉलिक वेस्ट की, 2 नंबर के लिए आती है या फिर ये एमसीक्यूज़ के तौर पे भी आ जाता है. द वेस्ट प्रोड्यूस ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म इज़ नोन एज मेटाबॉलिक वेस्ट. यानी कि मेटाबॉलिज्म के दौरान जो वेस्ट बनता है उसको हम मेटाबॉलिक वेस्ट कहते हैं. मेटाबॉलिज्म में दोनों चीज़ें आ जाती हैं, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म. अब द प्रोडक्शन ऑफ वेस्ट डिपेंड अपॉन द मेटाबॉलिक पाथवे एंड केमिकल प्रेजेंट इन ऑर्गेनिज्म. अब मेटाबॉलिक वेस्ट जो बन रहा है ये डिपेंड करता है कि मेटाबॉलिक पाथवे कौन सा है, यानी कि वो जो मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस है वो बॉडी के किस पार्ट पे हो रहा है उस पे डिपेंड करता है कि मेटाबॉलिक वेस्ट कौन सा बनेगा. आगे एक टेबल है उसको देख लेते हैं तो फिर ये आपको क्लियर हो जाएगा. जैसे कि यूरिया कैसे इसका सोर्स क्या है, मेटाबॉलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड. यानी कि जब प्रोटीन टूटती है, प्रोटीन के टूटने से अमाइनो एसिड्स निकलते हैं और अमाइनो एसिड के टूटने से क्या निकलता है, यूरिया. तो इसका सोर्स क्या है, अमाइनो एसिड्स, मेटाबॉलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड्स. इसके अलावा क्रिएटिनिन एक वेस्ट प्रोडक्ट है, एक वेस्ट है जो कि सोर्स इसका क्या है, मसल्स. और मसल्स में ऐसा क्या होता है जहाँ से ये निकलता है, क्रिएटिन. बेसिकली क्रिएटिन एक प्रोटीन है, अमाइनो एसिड के जुड़ने से मिलके बनी होती है और ये मसल्स में प्रेजेंट होती है. और क्रिएटिन का काम क्या होता है, ये रिसाइकलिंग करती है आपके एटीपीज़ को. आपको पता है हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा एटीपीज़ कहाँ पे होते हैं, हमारे मसल्स में. बिकॉज हम मसल से वर्क करते हैं ना. जब हम मूवमेंट करते हैं या लोकोमोशन करते हैं तो हम अपने मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करवाते हैं. और इसकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए हमें क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है. और वो एनर्जी कहाँ से आती है, वो एटीपी से आती है. इसलिए हम कहते हैं कि जो एनर्जी करेंसी है वो एटीपी है. ठीक है, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट. तो उस एटीपी को रिसाइकलिंग करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल सब्सटेंस है उसको हम क्या कहते हैं, क्रिएटिन. और जो क्रिएटिन के टूटने से क्या निकलता है, क्रिएटिनिन एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि क्रिएटिन से निकलता है. और क्रिएटिन कहाँ पे होती है, मसल्स में. और ये क्या काम करती है, ये रिसाइकलिंग करती है एटीपीज़ को. उसके बाद अगला वेस्ट प्रोडक्ट है हमारा यूरिक एसिड. और ये कहाँ से, इसका सोर्स क्या है, न्यूक्लिक एसिड. अब न्यूक्लिक एसिड किसे कहते हैं, न्यूक्लिक एसिड इट में बी डीएनए और इट में बी आरएनए. और डीएनए और आरएनए किससे मिलके बनता है, न्यूक्लियोटाइड से. और न्यूक्लियोटाइड्स में क्या होती हैं, नाइट्रोजनस बेस्ड. बेसिकली एक न्यूक्लियोटाइड में 3 चीज़ें होती हैं. नाइट्रोजनस बेस हो सकती है, पेंटोज शुगर और फास्फेट ग्रुप. अब उसमें जो बेसिस है उसमें जो प्यूरिन है, बेसिकली 2 तरह की बेसिस होती हैं, प्यूरिन और पायरामिडीन. ये हम आगे जाके भी डिस्कस करेंगे, प्यूरिन एंड पायरामिडीन्स. और प्यूरिन की ब्रेकडाउन से, उसकी मेटाबॉलिज्म से हमारे पास यूरिक एसिड जो है वो क्रिएट होता है. तो यहाँ पे उन्होंने सोर्सेस का लिख दिया न्यूक्लिक एसिड. अब आपको मैंने ये बता दिया कि न्यूक्लिक एसिड कैसे. उसके अलावा अगला मेटाबॉलिक वेस्ट है बिलीरुबिन. बिलीरुबिन एक ब्राउनिश येलो कलर का एक सब्सटेंस होता है जो कि हीमोग्लोबिन की ब्रेकडाउन से निकलता है. जब हमारे पास ब्लड में हीमोग्लोबिन बेसिकली एक प्रोटीन है जो कि 574 अमाइनो एसिड पे मुश्तमिल होती है और ये ऑक्सीजन को कैरी करती है. तो जब ये टूटती है तो इसके टूटने से बिलीरुबिन निकलती है. और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बता दूं कि हमारा जो वेस्ट होता है, जो फिशेस होती हैं, इनका जो कलर होता है वो भी बिलीरुबिन से ही आता है. ठीक है, इसके अलावा इसका सोर्स देख लेते हैं. एंड प्रोडक्ट ऑफ हीमोग्लोबिन, यानी कि हीमोग्लोबिन जब टूटती है तो उसका एंड प्रोडक्ट बिलीरुबिन होता है. एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ वेरियस हार्मोन्स. मेटाबॉलिक पाथवे में मेटाबॉलिक वेस्ट में अगली चीज़ है पेस्टिसाइड, ड्रग्स एंड एडिटिव्स. हम आजकल एक न्यूज़ सुनने को आ रही है कि टिड्डी दल जो है वो हर जगह पे फैले हुए हैं, कीड़े हर जगह पे फैले हुए हैं, फसलों को तबाह कर रहे हैं. तो हम क्या करते हैं, उनके ऊपर स्प्रे करते हैं. तो ये स्प्रे क्या करते हैं, ये उनको किल करते हैं. ठीक है, इसी तरह उसको हम इंसेक्टिसाइड्स कहते हैं. इसी तरह पेस्टिसाइड्स होते हैं जो पेस्ट को किल करते हैं. तो हम
फलों के ऊपर और सब्जियों के ऊपर जो पेस्टिसाइड्स का छिड़काव करते हैं वो हम खा भी जाते हैं। तो अगर उसको धो के नहीं खाएंगे, फल को धो के नहीं खाएंगे, तो पेस्टिसाइड आपकी बॉडी के अंदर चले जाएंगे और आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाएंगे। इसी तरह ड्रग्स, अब जितनी भी केमिकल लेते हैं वो सारी की सारी ड्रग्स हैं। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी बॉडी के साथ रिएक्ट करे और आपकी बॉडी के फंक्शन को अल्टर कर दे, उसको हम ड्रग कहते हैं। एनीथिंग दैट अल्टर योर बॉडी फंक्शन इज़ नोन एज ड्रग। हम कोई भी मेडिसिन लेते हैं, हमें कोई बीमारी आ जाती है या कोई चीज़ हम अपनी इन्हेंस करना चाहते हैं तो हम ड्रग लेते हैं। तो बेसिकली कोई भी चीज़ जो आपके बॉडी के फंक्शन को चेंज कर दे, अल्टर कर दे, उसको हम ड्रग कहते हैं। इसी तरह एंड एडिटिव्स, फूड कलर्स हम डिफरेंट यूज़ करते हैं। हम बहुत सारे ऐसे मशरूब यूज़ करते हैं जिसमें कलर्स ऐड होते हैं। तो ये सारे के सारे मेटाबॉलिक वेस्ट, और इसका सोर्स क्या है? इंजेस्टेड इनटू द बॉडी। अदर टॉक्सिन्स, जो इसके अलावा बहुत सारे और टॉक्सिन्स हैं जो आपकी बॉडी खुद क्रिएट करती है, प्रोड्यूस विद इन दी बॉडी। अच्छा, बेसिकली एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है कि जो टॉक्सिन्स होती हैं ये आपकी बॉडी, लिविंग बॉडी खुद क्रिएट करती है, ठीक है। इसके अलावा ये एक टेबल था बेटा, ये आपको MCQs के तौर पे आ सकता है, इसको आपने अच्छे से याद करना है। नेक्स्ट चीज़ जो यहाँ पे डिस्कस की है बुक वाले ने वो ये है कि स्किन इज़ एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन। क्या स्किन जो है वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है या नहीं? अब जब भी एक्सक्रीटरी या एक्सक्रीशन के बारे में हमने डिस्कस करना है तो आपके माइंड में ये आना चाहिए कि रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। अब उसमें क्या क्या आ जाता है? अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड आ जाती हैं, ठीक है। मेन चीज़ें ये आ जाती हैं। तो हम देखते हैं कि क्या स्किन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है कि नहीं है। द रिमूवल ऑफ साल्ट विद वाटर बाय स्वेट एंड सीबम बाय स्पेशियस ग्लैंड सीम्स टू बी एक्सक्रीटरी। अच्छा, जब हमारी स्किन जो है इसमें से स्वेट रिलीज़ होता है, पानी निकलता है और उसमें से साल्ट भी निकलता है, और इसी तरह हमारी स्किन गर्मियों में ऑयली हो जाती है या कुछ लोगों की सर्दियों में भी ऑयली होती है। अब ऑयल जो प्रोड्यूस कर रही है, जो स्टिकी सब्सटेंस प्रोड्यूस कर रही है, ये कौन प्रोड्यूस कर रहा है? ये स्पेशियस ग्लैंड प्रोड्यूस कर रही हैं, ठीक है। तो स्वेट ग्लैंड्स एंड स्पेशियस ग्लैंड ये हमारी स्किन पे मौजूद होते हैं, और ये क्या हर वो जगह पे, पूरी स्किन में मौजूद होते हैं, हर वो जगह पे ये अपनी सिक्रीशन करते हैं जहाँ पे इसकी ज़रूरत होती है। तो अब हम स्वेट ग्लैंड जो रिलीज़ कर रहा है स्वेट, और स्पेशियस ग्लैंड जो रिलीज़ कर रहा है सीबम, इसको हम ये तसव्वुर करते हैं और थे कि ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं। तो हम यहाँ पे ये प्रूव करेंगे कि ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं है। जस्ट लाइक वो नीचे लिखते हैं, द रिमूवल ऑफ वाटर एंड साल्ट फ्रॉम स्वेट ग्लैंड इज़ फॉर थर्मो रेगुलेशन। अच्छा, वाटर और साल्ट बॉडी से कब रिमूव होता है? जब हमें गर्मी लगती है, जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर हाई हो जाता है। हम अपनी बॉडी के टेम्परेचर को लो करने के लिए, ऑप्टिमम टेम्परेचर करने के लिए, विच इज़ 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, उसको ऑप्टिमम करने के लिए हम स्वेटिंग करते हैं। तो जब स्वेट वेपोरेट होता है तो पीछे क्या जनरेट होता है? कूलिंग इफेक्ट जनरेट होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये एक्सक्रीशन नहीं है, ये थर्मो रेगुलेशन है, ठीक है। उसके बाद सीबम इज़ फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड लुब्रिकेंट फॉर हेयर्स एंड स्किन। अब सीबम ऑयल प्रोड्यूस करता है, ये क्यों हो रहा है? आपको पता है हमारी बॉडी में जस्ट लाइक एयर, हम कान जब साफ़ करते हैं, आप एक कॉटन से कान साफ़ करें तो आपको एक येलो कलर का मटेरियल नज़र आएगा, उसको हम सीबम कहते हैं। बेसिकली ये क्यों रिलीज़ होता है? ये आपको माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के अटैक से बचाता है, ठीक है। हमारा जो एयर है ये बड़ा एक सेंसिटिव पार्ट है। इसके 3 पार्ट होते हैं, एक आउटर एयर होता है, एक मिडल और एक इनर। अब आउटर एयर में एक एयर कैनाल होती है, वहाँ पे सीबम जमा हो जाता है। क्यों जमा हो जाता है? ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर ना जा सके और अंदर जाके इन्फेक्शन क्रिएट ना करें, ठीक है। तो बेसिकली ये प्रोटेक्शन के लिए है, कोई एक्सक्रीशन के लिए नहीं है। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि स्किन में नॉट बी कंसिडर एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन। आपको यहाँ पे स्पेशियस ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड नज़र आ रहे हैं। स्पेशियस ग्लैंड जो कि सीबम प्रोड्यूस कर रहे हैं, और साथ ही स्वेट ग्लैंड्स हैं जो कि क्या कर रहे हैं? स्वेट प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसके अलावा हम अगली चीज़ डिस्कस करते हैं लीवर।
अच्छा बेटा, यहाँ तक आपको शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज आ सकते थे, लेकिन जो लिवर है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से। इस चैप्टर में कई दफ़ा बोर्ड में ये लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि लिवर एंड किडनी आर द प्राइमरी स्ट्रक्चर फॉर एलिमिनेटिंग वेस्ट प्रोडक्ट। हमारी बॉडी में जो वेस्ट है उसको रिमूव करने के लिए जो मेन ऑर्गन्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस लिवर और किडनी की है। पहले हम लिवर के बारे में डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम किडनी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। एक टेबल बेटा आपको नज़र आ रहा है, इसमें फंक्शंस हैं लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड पे मेजर इफ़ेक्ट ऑन होम्योस्टेसिस है, यानी कि लिवर के काम क्या है और वो हमारी बॉडी में होम्योस्टेसिस को कैसे इफ़ेक्ट करता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि लिवर के काफ़ी सारे फंक्शन हैं, उसमें वो सिंथेसिस भी करता है, उसमें वो स्टोरेज भी करता है, कन्वर्जन भी करता है, रिसाइकलिंग भी करता है और डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है। बारी बारी इनको डिस्कस करेंगे बेटा। सबसे पहले है सिंथेसिस, चीज़ों की फार्मेशन को किस किस चीज़ों की फार्मेशन करता है। उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट आ जाती हैं जिसमें अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड आ जाता है। हमने डिस्कस किया है कि हम अपनी बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट को तीन तरह से रिमूव करवाते हैं, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। अब वो जानदार जो पानी के ज़्यादा इन्वायरमेंट में रहते हैं, एक्वेटिक इन्वायरमेंट में रहते हैं, वो अमोनिया को रिलीज़ करवाते हैं। जो मॉडरेट इन्वायरमेंट में रहते हैं वो यूरिया को रिलीज़ करवाते हैं। और ऐसे जानदार जो बहुत पानी कम यूज़ करते हैं, उस जैसे कि इंसेक्ट, वो अपनी बॉडी से किस फॉर्म में नाइट्रोजन वेस्ट को रिमूव करवाते हैं, वो यूरिक एसिड की फॉर्म में रिमूव करवाते हैं। तो ये अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड को बनाने वाला कौन है? ये आपका लिवर है, ठीक है। इसके अलावा इसका इफ़ेक्ट क्या है? सपोर्ट किडनी इन वेस्ट डिस्पोजल। तो ये किडनी को सपोर्ट करता है ताकि बॉडी से वेस्ट को रिमूव किया जाए। अच्छा, आपकी बॉडी में जो प्रोटीन है, हम प्रोटीन खाते हैं, फ़ैट खाते हैं, हम कार्बोहाइड्रेट्स को खाते हैं, तो बेसिकली हम इसको रिमूव नहीं कर सकते, हमें इसको तोड़ना पड़ेगा और इसका टूटने से वेस्ट बनेगा। और उस वेस्ट को अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास कौन रिस्पॉन्सिबल है? लिवर, ठीक है। हमारी बॉडी में जो यूरिया की फार्मेशन करने वाला है ना, वो लिवर है। जब हम यूरिनेशन करते हैं, यूरिन को रिलीज़ करवाते हैं बॉडी से बाहर, तो ये बनाने वाला कौन है? लिवर। कैसे बनाता है आगे हम देखेंगे यूरिया साइकिल में, जिसमें अमोनिया से यूरिया में कन्वर्जन होती है। इसके अलावा और किस चीज़ की फार्मेशन करता है? ये प्लाज्मा प्रोटीन्स। हमारे ब्लड में प्लाज्मा मौजूद होता है ना, उसमें कुछ प्रोटीन्स होती हैं, उनका जिक्र किया गया है, प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिनोजिन एंड एल्ब्यूमिन। अब प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजिन, इनका काम होता है ब्लड को क्लॉट करवाना। आगे इनका फंक्शन मेजर इफ़ेक्ट लिखा हुआ है, उसमें बताया गया है कि ये ब्लड को क्लॉटिंग करवाते हैं। जबकि एल्ब्यूमिन क्या करता है? ये हमारे ब्लड के अंदर ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करता है। अब प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजिन के बारे में थोड़ा सा कंसेप्ट सुन लें बेटा। हमारी बॉडी में जो प्रोथ्रोम्बिन है, ये थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होती है। प्लाज्मा में मौजूद प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होती है एक फैक्टर एक्स की वजह से, जिसको हम प्रोथ्रोम्बिनेज भी कहते हैं। अब जो थ्रोम्बिन बन चुकी है, ये फिब्रिनोजिन को फिब्रिन में कन्वर्ट करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बेसिकली देखें ज़रा, प्रोथ्रोम्बिन किस में कन्वर्ट हुई है? थ्रोम्बिन में, एक फैक्टर की वजह से। उसको हम एक्स फैक्टर भी कहते हैं और प्रोथ्रोम्बिनेज भी कहते हैं। उसके बाद जो थ्रोम्बिन है, ये फिब्रिनोजिन को फिब्रिन में कन्वर्ट करवाती है और फिब्रिन और प्लेटलेट्स दोनों मिलके ब्लड की क्लॉटिंग करवाते हैं। जब भी बॉडी पे कट लग जाता है, कोई ब्लड वेसल्स कट जाती है, कोई आर्टरीज या फिर कैपिलरीज कट जाती है, तो उसमें से ब्लड रिलीज़ होता है। अब वो ब्लड जमना कब शुरू होता है? जब प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट किया जाए और थ्रोम्बिन फिब्रिनोजिन को फिब्रिन में कन्वर्ट कर दे, और फिब्रिन फिर प्लेटलेट्स के साथ मिलके ब्लड को क्लॉट करवाते हैं। ये आपने फर्स्ट ईयर में डिस्कस किया हुआ है। इसी तरह आगे आ जाए बाइल। लिवर बाइल की सिंथेसिस भी करवाता है, और ये हमने चैप्टर नंबर 12 फर्स्ट ईयर में भी डिस्कस किया था डाइजेशन में, कि बाइल का रोल क्या है? ये इंटेस्टाइन में फैट की इमल्सिफिकेशन करता है। लिपिड, कोलेस्ट्रॉल एंड लिपोप्रोटीन, इनका रोल देख लेते हैं। रेगुलेट ब्लड केमिस्ट्री, लिपिड हमारी बॉडी में जो ब्लड है उसकी केमिस्ट्री को रेगुलेट करता है। इसके अलावा स्टोर एनर्जी एंड हेल्प टू मेंटेन सेल मेम्ब्रेन। जो आपको पता है, हमने चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन क्या है?
इट इज़ मेड अप ऑफ लिपोप्रोटीन, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, ठीक है। लिपिड्स बाइलेयर इन विच प्रोटीन्स आर एम्बेडेड, तो उनसे मिलके बनी हुई है, तो ये सेल मेम्ब्रेन को मेंटेन करती है। इसके अलावा अगला इसका फंक्शन है कि ये चीज़ों की स्टोरेज भी करता है, जस्ट लाइक आयरन, आयरन की स्टोरेज भी करता है, ठीक है। अब आयरन की स्टोरेज क्यों? ऑक्सीजनेशन ऑफ टिश्यूज़ एज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ हीमोग्लोबिन। आपको पता है हमारी बॉडी में जो ब्लड है, ब्लड में हीमोग्लोबिन मौजूद होती है, ठीक है। और हीमोग्लोबिन क्या करती है? ऑक्सीजन को कैरी करती है। अब हीमोग्लोबिन में ऐसा क्या है कि वो ऑक्सीजन को कैरी करता है? वो आयरन है, तो ये आयरन की स्टोरेज भी करता है ताकि हीमोग्लोबिन का पार्ट बना के ऑक्सीजनेशन करवाई जा सके। इसके अलावा ग्लाइकोजन की स्टोरेज भी करता है। मैंने आपको बताया था कि जब आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल 1% से ज़्यादा हो जाए, अबव हो जाए, तो आपकी बॉडी क्या करती है? उसको इंसुलिन क्या करती है? उसको ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करती है और ग्लाइकोजन को फिर मसल्स और लिवर में स्टोर कर दिया जाता है। तो यहाँ पे स्टोरेज का लिखा हुआ है कि ये लिवर ग्लाइकोजन को स्टोर करता है। और आगे इसका इफेक्ट लिखा हुआ है एनर्जी रिजर्वर। उसके बाद है कन्वर्जन। अगला इसका फंक्शन है कन्वर्जन, एक्सेस ग्लूकोज इन ब्लड टू ग्लाइकोजन। ब्लड में मौजूद ग्लूकोज को क्या करता है? ये ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है और लैक्टिक एसिड को भी ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर सकता है। एंड ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज, यानी कि ग्लूकोज से ग्लाइकोजन और ग्लाइकोजन से अगेन ग्लूकोज में कन्वर्जन ये कर सकता है। इसी तरह एनर्जी स्टोरेज एंड यूज, इसका इफेक्ट होम्योस्टेसिस पे क्या है कि एनर्जी को स्टोर भी करता है और उसको यूज़ भी करवाता है। अगला इसका फंक्शन है रीसाइक्लिंग। बेटा एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि बड़े भी हमारे कहते हैं कि हमारा जो लिवर होता है ये खून बनाता है, ठीक है। हालांकि ये गलत है, लिवर हमारा खून नहीं बनाता। लिवर क्या करता है? ब्लड को रिसाइकिल करता है। तो अगला फंक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है रीसाइक्लिंग। कंटेंट ऑफ ओल्ड आरबीसीज, जिसको हम ऑक्सीजनेशन ऑफ टिश्यूज़, आयरन एंड अदर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द हीमोग्लोबिन, इसको हम इसको लिवर क्या करता है? रिसाइकिल करता है, ठीक है। और रिसाइकिल कैसे करता है? आप पीछे हमने डिस्कस किया आयरन की स्टोरेज वाला पॉइंट, तो आयरन को आरबीसीज में पुट करवा के ये उसकी रिसाइकलिंग भी करवाता है। डिटॉक्सिफिकेशन, मैनी हार्मफुल केमिकल्स जो हम खा जाते हैं अपने फूड के साथ, लाइक आपने कहीं पे कोई दरख्त देखा, वहाँ पे एप्पल लगा हुआ था, आपने उतारा, उसको खा गए, तो बगैर धोए हुए अब उस पर बहुत सारे केमिकल्स होंगे, ठीक है। पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड स्प्रे किया हुआ होगा, वो आप खा चुके हैं। इसी तरह आप बहुत सारी चीज़ें हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में खाते हैं बाहर से चीज़ें लेके, जो कलरफुल चीज़ें होती हैं, अब उसमें फूड एडिटिव डाले होते हैं, फ्लेवर डाले होते हैं, वो आपके लिए नुकसानदेह हैं। इसी तरह हम मेडिसिन बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसीलिए कहते हैं कि मेडिसिन जो है वो बिला वजह यूज़ नहीं करनी चाहिए और तब यूज़ करनी चाहिए जब बॉडी आपके कंट्रोल में नहीं है। तो बेसिकली ये तमाम चीज़ें जो हम खाते हैं या फ़ास्ट फूड बाहर से खाते हैं, उनके अंदर जो हार्मफुल केमिकल्स हैं उसकी डिटॉक्सिफिकेशन करने वाला भी लीवर है। इसीलिए जिसका लीवर ख़राब हो जाता है तो वो बाहर की चीज़ें नहीं खा सकता। अगली चीज़ इसमें जो डिस्कस करने वाली है वो ये है द इंट्रैक्शन विद बॉडी ऑर्गन्स। बॉडी के ऑर्गन्स के साथ इसका क्या इंट्रैक्शन होता है। तो यहाँ पे मैंने 3 पॉइंट्स बनाए हुए हैं बेटा, एरोज शो कर रहे हैं। पहला इंट्रैक्शन है बॉडी ऑर्गन्स के साथ यूरिया साइकिल, रोल इन दी होम्योस्टेसिस एंड एक्सक्रीटरी रोल। एक्सक्रीटरी रोल को डिस्कस कर लेते हैं बेटा। लिवर सपोर्ट एक्सक्रीटरी रोल ऑफ किडनी बाय डिटॉक्सिफाइंग मैनी पॉइजनस सब्सटेंस, ये हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। एंड इट प्रोड्यूस नाइट्रोजनस वेस्ट लाइक अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड, ये भी हमने डिस्कस कर लिया पीछे टेबल में। However, urea is the principal excretory product in human because it requires less amount of water as compared to the ammonia. Yes, हमारी बॉडी में अमोनिया को रिमूव नहीं कर सकते बिकॉज 1 ग्राम अमोनिया को रिमूव करने के लिए हमें कितना पानी चाहिए? हमें 500 ml वाटर चाहिए। तो हमारा लिवर क्या करता है? लिवर उसको यूरिया में कन्वर्ट कर लेता है ताकि बॉडी से यूरिया को रिमूव किया जा सके। यहाँ पे यूरिया साइकिल है जो अगला पॉइंट था। द मेटाबॉलिक पाथवे इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ यूरिया आर टर्म एज यूरिया साइकिल। अगर आपको यूरिया साइकिल के ऊपर नोट आ जाए 2 नंबर के लिए तो आप इसको इस स्टेटमेंट को लिखेंगे, द मेटाबॉलिक पाथवे इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ यूरिया
वो पाथवे जो कि यूरिया को फॉर्मेशन करने के लिए ज़रूरी होता है, उसको हम यूरिया साइकिल कहते हैं। और ये बेसिकली हो कहाँ पे रहा होता है, ये लिवर में हो रहा होता है। नीचे एक इक्वेशन है, 2 अमोनिया के मालिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के साथ शंटेड होते हैं। 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया आर शंटेड इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म अ यूरिया। आगे यूरिया का फार्मूला लिखा हुआ है 2NH3 + CO2। ये दोनों जब मिलते हैं, 2 अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल शंटेड होते हैं, तो हमारे पास यूरिया आता है। यूरिया का फार्मूला आगे लिखा हुआ है बेटा कि 2 अमोनिया साइड्स पे लगे हुए हैं और ऊपर ऑक्सीजन है डबल बॉन्ड के साथ, नीचे कार्बन है, तो ये हमारे पास यूरिया है। प्लस इसके साथ क्या बनता है, हमारे पास वाटर बनता है। इसका साइकिल है बेटा, जब 2 नंबर के लिए आएगा तो आपने साइकिल ड्रॉ करना होता है, ये आपको रट जाना चाहिए। पेपर में हमेशा ये आता है, अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। जब 2 अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड मिलते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑर्निथीन, जो कि प्रिकर्सर है, ये पहले से मौजूद होता है। ये दोनों आपस में मिलते हैं, अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड विद ऑर्निथीन, तो ये क्या बनाता है, सिट्रोलिन। सिट्रोलिन में एक सेकेंड नाइट्रोजन ऑफ यूरिया, जिसमें हमारे पास अगला अमोनिया आता है। यहाँ पे हमने लिखा है 2NH3, यानी कि 2 अमोनिया, तो ये दूसरा अमोनिया आता है, तो ये क्या बनाता है, आर्जिनिनो सुक्सिनेट। आर्जिनिनो सुक्सिनेट किस में कन्वर्ट होता है, आर्जिनिन में। और आर्जिनिन को एक एंजाइम आर्जिनेज इसको तोड़ देता है और इसमें से यूरिया को रिमूव करवा देता है और क्या बनाता है, ऑर्निथीन। तो ये साइकिल जो है वो चलता जाता है। इसके अलावा की रोल इन दी होम्योस्टेसिस, ये आखिरी पॉइंट है बेटा। हमारे पास होम्योस्टेसिस में ये की रोल अदा कर रहा है। लिवर इज़ द सेंट्रल स्टेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म फॉर मेंटेनिंग होम्योस्टेसिस। जैसे कि हमने पहले टेबल में डिस्कस कर लिया था कि मेटाबॉलिज्म बहुत सारे प्रोसेस इसमें हो रहे हैं, चीज़ों की तोड़ फोड़ हो रही है, चीज़ें बन रही हैं, एनाबॉलिक कैटाबॉलिक प्रोसेस हो रहे हैं, तो इसलिए हम इसको कहते हैं सेंट्रल स्टेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म। एंड इट इज़ आल्सो नोन एज सेंट्रल मेटाबॉलिक क्लियरिंग हाउस ऑफ द बॉडी। ये आपके MCQs में भी आ सकता है। थैंक यू सो मच बेटा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आप मेरे से ग्रुप में पूछ सकते हैं। लेक्चर अच्छा लगा तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।